आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा सिर्फ जमीन और समुद्र का मिलन बिंदु बिल्कुल नहीं है। ये असल में भूगोल, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और वैश्विक भू राजनीति का एक बेहद शक्तिशाली और जटिल इंजन है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे प्राकृतिक बनावट और इंसानी दिमाग मिलकर एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करेंगे भारत के समुद्री आर्थिक इंजन से, फिर देखेंगे प्राकृतिक मुहानों यानी एस्चुरीज का कमाल, उसके बाद डॉल्फिन नोज शील्ड, फिर इंजीनियरिंग के अजूबे और आखिर में सामरिक भू राजनीति। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरी समुद्री व्यापार व्यवस्था का पैमाना असल में कितना विशाल है। जिन बंदरगाहों की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ जहाज़ों के रुकने की जगह हरगिज नहीं है, बल्कि ये सचमुच में धड़कते हुए आर्थिक केंद्र हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश के कुल व्यापार का 95% हिस्सा, जी हाँ, मात्रा के आधार पर पूरे 95% का व्यापार हवा या जमीन के रास्ते नहीं बल्कि समुद्र के जरिए होता है ना हैरानी की बात। और इस पूरे भारी भरकम व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से देश के 13 प्रमुख मेगा चेकपोस्ट यानी मेजर पोर्ट्स के कंधों पर है। इस बात को एक बहुत ही शानदार रूपक या एनालॉजी के जरिए समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि भारत की विशाल तटरेखा एक भारी भरकम नेशनल हाईवे है, तो ये 13 प्रमुख बंदरगाह उस हाईवे के बड़े बड़े मेगा टोल प्लाजा हैं। इन्हीं टोल प्लाजाओं से होकर अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी ऑक्सीजन बहती है। पेट्रोल से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स के छोटे छोटे पुर्जों तक लगभग सब कुछ यहीं से होकर गुजरता है। अब इस विशाल हाईवे से होते हुए भारत के पश्चिमी तट की ओर चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां इंसान को लॉजिस्टिक्स की बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहीं प्रकृति ने कुछ बेहतरीन भौगोलिक चीट कोड्स पहले से दे रखे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गुजरात का कांडला बंदरगाह। ये एक प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह या नेचुरल टाइडल पोर्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हजारों टन भारी जहाज तट की ओर आते हैं तो उन्हें खींचने के लिए भारी मात्रा में ईंधन नहीं जलाना पड़ता, बल्कि हाई टाइड यानी उच्च ज्वार के दौरान समुद्र की उड़ती हुई लहरें खुद ब खुद एक प्राकृतिक पार्किंग असिस्टेंट की तरह काम करती हैं और इन विशाल जहाज़ों को आसानी से तट तक धकेल देती हैं। ये ऊर्जा और पैसे दोनों की ही एक बहुत बड़ी बचत है। अगर पश्चिमी तट पर थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ें तो एक बहुत ही खास पैटर्न उभर कर सामने आता है। गोवा का मोर्मुगांव बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर बसा है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर गुरुपुरा नदी के संगम पर है और केरल का कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड झील पर स्थित है। गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रमुख बंदरगाह सीधे खुले और खतरनाक समुद्र के किनारे नहीं बने हैं, बल्कि ये नदियों के मुहाने और झीलों के अंदर एकदम सुरक्षित रूप से बसे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुहाने और झीलें प्रकृति के जियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि खुले समुद्र की लहरों में इतनी ताकत होती है कि वे जहाज़ों को तट से टकराकर चकनाचूर कर सकती हैं। आमतौर पर इन लहरों को रोकने के लिए कृत्रिम बंदरगाहों में कंक्रीट की विशाल दीवारें यानी ब्रेकवाटर बनानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति खुद ही एक सुरक्षित गोदी या हार्बर प्रदान करती है जहाँ पानी हमेशा शांत रहता है। किसी कृत्रिम कंक्रीट की कोई जरूरत ही नहीं। पश्चिमी तट के इस शांत पानी से निकलकर अब पूर्वी तट का रुख करते हैं। बंगाल की खाड़ी का मिजाज बिल्कुल अलग और आक्रामक है। यहाँ का मौसम और चक्रवाती तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें झेलने के लिए और भी अधिक प्रभावशाली भौगोलिक सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसे में एक बहुत ही लाजिमी सा सवाल खड़ा होता है, बंगाल की खाड़ी के अत्यधिक भयंकर चक्रवातों और तूफानों के बीच कोई भी बंदरगाह खुद को सुरक्षित कैसे रख पाता है? इतनी तेज हवाओं और खूंखार लहरों के सामने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का टिकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसका जवाब छिपा है विशाखापत्तनम यानी विजाग बंदरगाह के प्राकृतिक सुरक्षा कवच में। विजाग के ठीक सामने समुद्र में एक विशाल पहाड़ी उभरी हुई है। इसका आकार बिल्कुल एक डॉल्फिन की नाक जैसा है और इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है। जब समुद्र से कोई भयंकर तूफान उठता है तो उसकी विनाशकारी लहरें बंदरगाह तक पहुंचने से पहले ही इस डॉल्फिन नोज से टकराकर अपनी सारी ताकत खो देती हैं। सच कहा जाए तो यह पहाड़ी विजाग के लिए एक विशाल प्राकृतिक छाते की तरह काम करती है।
इस प्राकृतिक सौगात की असली अहमियत तब समझ में आती है जब हम विजाग की तुलना कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से करते हैं। विजाग, जहां गहरे पानी और प्राकृतिक सुरक्षा का फायदा उठाता है, वहीं कोलकाता का बंदरगाह समुद्र से 232 किलोमीटर अंदर हुगली नदी पर स्थित है। नदी लगातार अपने साथ भारी मात्रा में गाद और मिट्टी लाती है, जिससे जहाज़ों का रास्ता बंद होने का खतरा बना रहता है। नतीजतन कोलकाता में जहाज़ों के लायक गहराई बनाए रखने के लिए 24 घंटे और 7 दिन ड्रेजिंग यानी मिट्टी निकालने का काम करना पड़ता है। ये प्रकृति के खिलाफ एक बेहद खर्चीला और कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ऐतिहासिक भूगोल आधुनिक दुनिया की विशाल जरूरतों को पूरा करने में कमजोर पड़ने लगता है। ठीक यहीं पर इंसान का दखल और इंजीनियरिंग का जादू शुरू होता है। इस अगले भाग में ये समझना दिलचस्प होगा कि कैसे तकनीक ने व्यापार की बिल्कुल नई राहें खोली हैं। इसे समझने के लिए ऐतिहासिक मुंबई बंदरगाह का उदाहरण लेते हैं। जिस दौर में ये बना था, तब माल बोरियों और लकड़ी के ड्रमों में आता था, जिन्हें मजदूर अपने हाथों से उतारते थे। लेकिन फिर कंटेनराइजेशन का युग आया। बड़े बड़े लोहे के डिब्बे और उन्हें उठाने के लिए 100-100 फीट ऊंची क्रेनें। मुंबई बंदरगाह शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, जहां इसके विस्तार की 1 इंच भी जगह नहीं थी और ट्रकों की भीड़ से पूरा शहर जाम होने लगा था। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियरों ने एक बाईपास के रूप में शहर से बाहर समुद्र में बिल्कुल खरोंच से एक नया और कृत्रिम बंदरगाह बना डाला, जिसे आज हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या JNPT के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट पर भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई। चेन्नई बंदरगाह जब कोयले के भारी ट्रैफिक और ट्रकों की भीड़ से हाँफने लगा, तो दबाव कम करने के लिए एन्नौर में कामराजार बंदरगाह बनाया गया। ये भी एक बाईपास है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये देश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जिसे सरकारी नौकरशाही से मुक्त रखकर पूरी तरह से एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाया जाता है, ताकि बड़े फैसले बिना किसी देरी के तेजी से लिए जा सकें। इंजीनियरिंग और तकनीक के इस सफर का सबसे आधुनिक रूप हमें तूतीकोरिन बंदरगाह में देखने को मिलता है। यहाँ डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये तकनीक पूरे बंदरगाह का एक वर्चुअल 3D कंप्यूटर मॉडल बना देती है। इसका फायदा ये है कि इंजीनियर असली दुनिया में भारी नुकसान का जोखिम उठाए बिना इस कंप्यूटर मॉडल पर तूफानों या भारी ट्रैफिक का सिमुलेशन चलाकर देख सकते हैं। ये करोड़ों डॉलर बचाने का एक अभूतपूर्व तरीका है, जहां असली दुनिया की जटिल समस्याओं को वर्चुअल दुनिया में ही सुलझा लिया जाता है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ क्षेत्रीय अर्थशास्त्र के चश्मे को हटाकर एक वैश्विक नजरिए से चीजों को देखना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ माल की आवाजाही या व्यापार की नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा की है। इस संदर्भ में अंडमान सागर में स्थित पोर्ट ब्लेयर एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य पैदा करता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से या माल की मात्रा के हिसाब से देखें, तो ये कांडला या मुंबई जैसे दिग्गजों के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी 2010 में इसे देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट का दर्जा क्यों दिया गया? सोचने वाली बात है कि इतने कम व्यापार वाले बंदरगाह को इतना ऊंचा दर्जा आखिर क्यों मिला? इस रहस्य का जवाब ये है कि भूगोल में हर चीज का महत्व केवल कार्गो के वजन से नहीं मापा जाता, बल्कि भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स से मापा जाता है। पोर्ट ब्लेयर रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब स्थित है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसी जगह पर एक प्रमुख बंदरगाह का होना पूरे क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा को एक मजबूत ढाल देता है। यहाँ साफ तौर पर अर्थशास्त्र पर भू राजनीति भारी पड़ती है। इसे एक और नजरिए से समझने की कोशिश करें तो मुख्य भूमि से दूर ये बंदरगाह सिर्फ माल ढोने का कोई साधन नहीं है। ये असल में एक भू राजनीतिक वॉच टावर यानी एक निगरानी मीनार की तरह काम कर रहा है। ये वॉच टावर वैश्विक व्यापार मार्ग की रखवाली करता है और हिंद महासागर में भारत की सामरिक पकड़ को बेहद मजबूत बनाता है। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल सामने आता है। क्या विश्व व्यापार का नक्शा सिर्फ माल के भारी वजन और अर्थशास्त्र की रेखाओं से खींचा जाता है, या फिर इसे भौगोलिक वॉच टावर्स और सामरिक रणनीतियों की बिसात द्वारा आकार दिया जाता है? प्राकृतिक भूगोल, इंजीनियरिंग की ताकत और वैश्विक शक्ति के इस नाजुक संतुलन की कहानी सिर्फ बंदरगाहों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इंजनों की है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।